नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 23 दिसंबर 2020 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता भर्ती के बारे में। इस भर्ती के लिए जो आवेदन फार्म है वो कल से शुरू हो गए हैं। ये आवेदन फार्म हमारी वेबसाइट governmentjobcenter.com पर अवेलेबल है। नोटिफिकेशन सिलेबस वगैरह वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ऑनलाइन आवेदन भी कर पाएंगे। इस बार दोस्तों इस भर्ती प्रक्रिया में काफ़ी बड़ा बदलाव किया गया। स्क्रीनिंग परीक्षा और साक्षात्कार की व्यवस्था खत्म कर दी गई है। ठीक है, इस बार जो चयन होगा प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा पास करने के बाद ही आपका चयन होगा। प्रारंभिक परीक्षा में एक पेपर होगा जिसमें 40 प्रश्न जीएस के होंगे, 80 प्रश्न आपके सब्जेक्ट के होंगे, 120 प्रश्न होंगे, नेगेटिव मार्किंग भी होगी 1/3 की और 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। इसके बाद मुख्य परीक्षा होगी। मुख्य परीक्षा में 2 पेपर होंगे, डिस्क्रिप्टिव टाइप का पेपर होगा। पहला पेपर होगा हिंदी और निबंध का, ठीक है। दूसरा पेपर होगा आपके विषय का। तो इस तरीके से यहाँ पर प्री और मुख्य परीक्षा होगी। प्री परीक्षा केवल क्वालिफाइंग होगी, इसके जो मार्क्स है मुख्य परीक्षा या मेरिट में नहीं जोड़े जाएंगे, क्वालिफाई करना होगा। SC ST के लिए न्यूनतम 35% पास मार्किंग रखी गई है और जो अन्य कैटेगरी है उनके लिए यहाँ पर 40% पास मार्किंग रखी गई। पास मार्किंग दोनों में ज़रूरी है, ठीक है, लेकिन प्री के जो नंबर है मुख्य परीक्षा में नहीं जोड़े जाएंगे। जब मिनिमम इतना नंबर लाएंगे तभी आपको वरिष्ठता सूची में या चयन सूची में शामिल किया जाएगा, नहीं तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, बात कर लेते हैं पदों की संख्या के बारे में। तो दोस्तों पदों की संख्या अगर देखा जाए तो कई सारे विषयों में बहुत अच्छे पद हैं। तो प्रवक्ता गणित में भी देखा जाए तो कुल मिलाकर के 269 पदों पर भर्ती हो रही है। इसके साथ ही विज्ञान में भी अच्छे पद हैं, हिंदी में भी अच्छे पद हैं, अंग्रेजी में भी अच्छे पद हैं। बाकी विषयों में थोड़ा कम पद यहाँ पर दिए गए हैं और इस भर्ती में EWS के लिए भी जगह दी गई। EWS को भी 140 पद उनके लिए आरक्षित किए गए हैं। आवेदन शुल्क की बात कर लेते हैं तो महिलाओं के लिए कोई भी यहाँ विशेष छूट नहीं दी गई है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग दे सकते हैं, सारी चीज़ें लिखी हैं। आवेदन जो शुल्क है अनारक्षित और OBC वर्ग के बराबर ही रखा गया है। मतलब जिस कैटेगरी की महिलाएं हैं उसी कैटेगरी की फीस उनको देनी पड़ेगी। यहाँ पर भी देख सकते हैं दिया गया प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण बनेंगे प्रवक्ता। लोक सेवा आयोग ने जारी किया विस्तृत विज्ञापन, आवेदन शुरू। अगर आपका इस भर्ती से संबंधित कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ भी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो यहाँ पर बात हो रही है RO-ARO 2016 मुख्य परीक्षा की। तो इसकी जो मुख्य परीक्षा थी कल और आज है। कल की परीक्षा संपन्न हो गई है। इसमें GS के जो सवाल आए थे उन्होंने अभ्यर्थियों को उलझाया। आज इसमें जो है दूसरे विषय की परीक्षा है। तो कुल मिलाकर के कल की अगर बात करें तो 91.4% अभ्यर्थी उपस्थित पाए गए। 361 पदों पर ये भर्ती होनी है। ठीक है, बात कर लेते हैं लोक सेवा आयोग से एक और अन्य भर्ती के बारे में। तो लोक सेवा आयोग से कल ही एक और अन्य भर्ती भी आई है। 18 पदों पर इसमें आवेदन शुरू हो गई हैं। विस्तृत जो विज्ञापन है लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर अवेलेबल है। ठीक है, इसमें 22 जनवरी 2021 तक आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से पद हैं तो यहाँ पर देख लीजिए। थोड़ा सा यहाँ पर अलग टाइप के पद हैं। चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्रधानाचार्य एलोपैथी का एक पद है। नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के तहत सहायक समाजशास्त्री का एक पद है। इस तरीके से कई प्रकार के अलग अलग विभागों में 18 पदों में सीधी भर्ती होनी है इसमें। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग आयोग की वेबसाइट पर इसका डिटेल विज्ञापन देख सकते हैं। बात कर लेते हैं यहाँ पर एक और अपडेट के बारे में। लिखा है स्थानीय स्तर पर होंगे प्रतियोगी छात्र परीक्षाओं के केंद्र। आप लोग जानते हैं जो भी परीक्षाएं होती हैं इसमें बड़े बड़े शहरों में केंद्र बनाए जाते हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक हाई लेवल की मीटिंग हुई है। इस मीटिंग में यह निर्देश दिया गया कि प्रतियोगी परीक्षाएं जो भी होती हैं उनके लिए जो परीक्षा केंद्र है वो स्थानीय स्तर पर बनाया जाए, यानी उसी जिले में बनाया जाए जिस जिले का अभ्यर्थी है। इससे अभ्यर्थियों को ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करनी पड़ेगी, महिलाओं को दिक्कत नहीं होगी, धन की बचत होगी, समय की बचत होगी। तो फिलहाल इसके दिशा निर्देश दिए गए। आने वाले टाइम पर ये आपको देखने को मिलेगा। बात कर लेते हैं परिषदीय विद्यालय में ट्रांसफर को लेकर के। तो लिखा 9000 से अधिक शिक्षक तबादले के दायरे से बाहर है। शिक्षक का 5 वर्ष और शिक्षिका का 2 वर्ष की सेवा के बाद ही होगा तबादला। तो दोस्तों बेसिक शिक्षा विभाग में ये नियम लागू कर दिया गया कि कम से कम पुरुष शिक्षक 5 वर्ष और महिला शिक्षक 2 वर्ष तक
जॉब करी हो, सेवा करी, उसके बाद इनके तबादले होंगे। इस तरीके से देखा जाए तो दोस्तों कुल मिलाकर के 9,000 से शिक्षक इस भर्ती तबादले प्रक्रिया से बाहर हो गए हैं। वहीं पर जिन शिक्षकों ने तबादले के लिए आवेदन किया है उनके जो अंतर जनपदीय स्थानांतरण का है वो काउंसलिंग आज से प्रारंभ हो रही है। देखिए परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों के अंतर जनपदीय स्थानांतरण के लिए बुधवार को बीएसए कार्यालय में काउंसलिंग होगी। इसके बाद आवेदन का ऑनलाइन सत्यापन होगा। बीएसए संजय कुमार कुशवाहा ने बताया कि जिले में जो शिक्षक अंतर जनपदीय स्थानांतरण के लिए आवेदन किए हैं उनकी काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग के बाद 26 दिसंबर तक डाटा लॉग किया जाएगा। बीएसए कार्यालय से प्रक्रिया पूरी होने के बाद एनआईसी की ओर से इसकी सूची जारी की जाएगी। 30 दिसंबर को स्थानांतरण की सूची जारी कर दी जाएगी। तो ये प्रयागराज जिले की अपडेट है। काउंसलिंग आज से प्रारंभ हो रही। जो भी छात्र इसमें शिक्षक इंटरेस्टेड है जिन्होंने फॉर्म भरा वो अपना काउंसलिंग प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करें। अगली अपडेट की बात कर लेते तो यहाँ पर अपडेट है सीबीएसई की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर के लिखा है। सीबीएसई की बोर्ड परीक्षाएं फरवरी के बाद ही होंगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने मंगलवार को साफ किया है कि सीबीएसई की आगामी बोर्ड परीक्षाएं फरवरी के बाद ही होंगी। इसमें प्रैक्टिकल परीक्षाएं भी शामिल हैं। कोरोना के कारण इस साल जो है परीक्षा काफ़ी विलंब हो रही है। वैसे प्रैक्टिकल परीक्षाएं जनवरी के प्रारंभिक सप्ताह में होती थी और जो बोर्ड की परीक्षाएं फरवरी में हो जाती थी, लेकिन इस बार शिक्षा मंत्री ने कहा फरवरी तक कोई भी परीक्षा संभव नहीं है, ना ही प्रैक्टिकल परीक्षा और ना ही बोर्ड परीक्षा। प्रैक्टिकल परीक्षाएं जो है मार्च में करवाई जाएंगी और जो बोर्ड की परीक्षाएं हो अप्रैल और मई महीने में करवाई जाएंगी। तो ये बात कही है शिक्षा मंत्री ने। ये बात हालांकि सीबीएसई बोर्ड के लिए कही गई है, लेकिन हो सकता है यूपी बोर्ड पर भी ये सारी चीज़ें लागू हो जाएं, क्योंकि आप लोग जानते हैं यूपी बोर्ड भी है सीबीएसई बोर्ड की नकल ही करता है। तो संभावना यही है कि यूपी बोर्ड भी ये नियम को लागू कर सकता है। बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में। लिखा है 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण की अनदेखी प्रदर्शन। बेसिक शिक्षा परिषद की प्राथमिक स्कूलों में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में दिव्यांगों को नियमानुसार आरक्षण न देने का आरोप लग रहा है। प्रदेश भर के अभ्यर्थी लगातार हक पाने के लिए परिषद मुख्यालय के सामने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सचिव जो है प्रकरण को महानिदेशक को भेज चुके हैं। इसके बाद से उनकी सुध नहीं ली जा रही। अभ्यर्थियों का कहना है कि मांग जो है माने जाने तक आंदोलन जारी रहेगा। अभ्यर्थियों का कहना है कि 4% दिव्यांग आरक्षण मिलना चाहिए। ये ऐसा एक एक्ट है उसके अनुसार, लेकिन यहाँ पर 3% आरक्षण का लाभ दिया गया। इस वजह से बहुत सारे प्रतियोगी छात्र जिनका चयन नहीं हो पाया है वो इसमें धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार इनका धरना प्रदर्शन जारी है। इसमें से कईयों की तबीयत भी बिगड़ रही है। अब बात कर लेते हैं एसएससी की। एसएससी 2019 डीवी टेस्ट के एडमिट कार्ड जो है एमटीएस के जारी कर दिए गए। यहाँ पर आप लोग अपडेट देख पा रहे होंगे। लिखा है एसएससी एमपीआर एसएससी सीआर एमटीएस एग्जाम 2019 कर्मचारी चयन आयोग मध्य क्षेत्र एवं सीआर ने एमटीएस परीक्षा 2019 में सफल अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। जो भी अभ्यर्थी इसमें सफल हुए हैं वो अपना एडमिट कार्ड जारी कर लें, डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर लें एडमिट कार्ड अपना डीवी टेस्ट के लिए। ये एडमिट कार्ड हमारी वेबसाइट governmentjobcenter.com पर अवेलेबल है। यहाँ से आप लोग अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। वहीं पर अपडेट है एसबीआई पीओ प्री एग्जाम एडमिट कार्ड को लेकर के। एसबीआई की करीब 2000 वैकेंसी अभी हाल में आई थी, तो इसके भी एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए। ये एडमिट कार्ड आप लोग हमारी वेबसाइट governmentjobcenter.com से डाउनलोड कर सकते हैं। बात कर लेते हैं डीएलएड 2018 तृतीय सेमेस्टर के रिजल्ट को लेकर के। दोस्तों इसका जो रिजल्ट है बहुत जल्द इसी महीने जारी किया जाएगा, यानी अगले एक हफ्ते में आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है डीएलएड 2018 तृतीय सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं का परिणाम इसी माह घोषित होगा। परीक्षा प्राधिकारी सचिव का दावा है कि उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन पूरा हो चुका है और अगले सप्ताह तक परिणाम जारी करने की तैयारी है, ताकि परीक्षा में सफल होने वाले प्रशिक्षुओं की चतुर्थ सेमेस्टर की जो परीक्षा है वो जनवरी के अंतिम सप्ताह में कराई जा सके। रिजल्ट के कुछ दिन बाद इस परीक्षा का कार्यक्रम भी जारी कर दिया जाएगा चतुर्थ सेमेस्टर के लिए। और कोरोना को देखते हुए इस साल काफ़ी इसमें विलंब भी हुआ है। कुल मिलाकर के डीएलएड 2018 का जो तृतीय सेमेस्टर के अभ्यर्थी हैं उनका रिजल्ट 31 दिसंबर तक जारी कर दिया जाएगा। काफ़ी जांची जा चुकी हैं। परीक्षा जनवरी के अंतिम सप्ताह में कराई जाने की तैयारी है फोर्थ सेमेस्टर के लिए। एक और अपडेट की बात कर लेते हैं। निकाय अंगूठा टेक न लड़ सकेंगे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव। तो इस साल उत्तर प्रदेश में व्यवस्था होने जा रही है कि जो भी बिना पढ़ा लिखा यानी जो बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं है उनको चुनाव में शामिल नहीं किया जाएगा, उनको चुनाव लड़ने का मौका नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर लिखा है ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का प्रसार और विकास कार्यों में शिक्षितों को सहभागी बनाने के लिए सरकार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता को अनिवार्य करने पर विचार कर रही है।
ऐसा होगा तो किसी अंगूठा टेक व्यक्ति का प्रधान, ब्लॉक प्रमुख अथवा जिला पंचायत अध्यक्ष व प्रतिनिधि बन पाना संभव नहीं होगा। तो फिलहाल सरकार इस पर विचार कर रही है, हो सकता है कि इस साल व्यवस्था लागू की जाए। यहाँ पर लिखा है कि इस बारे में जो सरकार है, उत्तर प्रदेश सरकार है, हरियाणा, राजस्थान और उड़ीसा जैसे राज्यों की पंचायत निर्वाचन प्रक्रिया का अध्ययन कर रही है, उसके अनुरूप यहाँ पर आदेश जारी किए जाएंगे। अंत में बात कर लेते हैं एलटी ग्रेड को लेकर के। एलटी ग्रेड ज्वाइनिंग के विभिन्न मुद्दों को लेकर के, 6 सूत्री मांगों को लेकर के आज एलटी ग्रेड के जो छात्र हैं प्रतियोगी मोर्चा के छात्र, वो एक बार फिर से लोक सेवा आयोग पहुंचेंगे, अपना जो सत्याग्रह है वो करेंगे, एक ज्ञापन देंगे। क्योंकि पिछली बार बताया गया था कि अगर हमारी मांगें 23 दिसंबर तक मानी नहीं जाती हैं तो हम एक बार सत्याग्रह करने के लिए फिर से मजबूर होंगे। तो ये छात्र आज लोक सेवा आयोग में जाकर के अपना ज्ञापन वगैरह देंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। आने वाले टाइम पर जो भी अपडेट निकल के आएगी हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को शेयर जरूर करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।